Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. First news है, Delhi High Court rules अग्निपथ scheme is valid constitutionally. तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि अग्निपथ स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अग्निपथ स्कीम है क्या, तो इसको लास्ट ईयर लेकर आया गया था। Under the Agnipath scheme, which was rolled out in June 2022, around 45 to 50K soldiers between the ages of 17.5 and 21 years इनको रिक्रूट किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में एनुअली। बट इसमें से सिर्फ 25% को ही अलाउ किया जाएगा टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 ईयर्स अंडर परमानेंट कमीशन। इसका मतलब ये है कि बाकी सबका यहाँ पर सिर्फ 4 साल की सर्विस होगी और सिर्फ यहाँ पर 25% को ही रिटेन किया जाएगा और इनको अलाउ किया जाएगा टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 ईयर्स अंडर परमानेंट कमीशन। गवर्नमेंट का रीज़न क्या था, अग्निपथ स्कीम को क्यों लाया गया था? तो गवर्नमेंट का रीज़न ये है कि जो परमानेंट फोर्स है इसको ज़्यादा लीन बनाना है। द गवर्नमेंट्स रीजन फॉर द मूव इज टू मेक परमानेंट फोर्स लेवल्स मच लीनर फॉर ओवर 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेज इन द कंट्री। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर आया गया था। अग्निपथ स्कीम को लेकर यहाँ पर लोग दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना है? दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करें, पॉलिसी मेकिंग का काम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का होता है। तो जब तक पॉलिसी प्राइमा फेसी आर्बिट्ररी ना लगे, कैप्रिशियस ना लगे, तब तक यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो बेसिकली कोर्ट ये चेक नहीं करेगा कि पॉलिसी कितनी ज़्यादा करेक्ट है। अगर पॉलिसी को हम सामने से देखते हैं और पॉलिसी हमें आर्बिट्ररी नहीं लगती है, पॉलिसी कैप्रिशियस नहीं लगती है, पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजंस को वायलेट नहीं करती है, पॉलिसी स्टैट्यूट के किसी प्रोविजंस को वायलेट नहीं करती है, तब तक यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको इंश्योर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट इसका ये कहना है कि हम यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है उसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे, stating that policy decisions, particularly those with wide-ranging implications on the nation's health and security, should be decided by bodies best suited to do so. दैट अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन, तो जब तक पॉलिसी डिसीजन जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है ये कैप्रिशियस ना हो, आर्बिट्ररी ना हो, या तो डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र ना करता हो, या तो किसी स्टैट्यूट को इन्फ्रिंज ना करता हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को वायलेट ना करता हो, दिस कोर्ट इज़ नॉट टू क्वेश्चन द प्रोप्रायरिटी ऑफ सच अ पॉलिसी डिसीजन। तो ये कोर्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेगी उस पॉलिसी डिसीजन की करेक्टनेस को कि ये पॉलिसी कितनी ज़्यादा करेक्ट है। ये कोर्ट का काम नहीं है पॉलिसी की करेक्टनेस को देखना। Policy decisions with regard to national security are taken after careful consideration of the socio-political scenario of the country along with the socio-political scenario of the border countries। तो कोर्ट्स डेल्व नहीं कर सकते हैं, कोर्ट्स बेसिकली यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं कि पॉलिसी कितनी ज़्यादा करेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। द हाई कोर्ट सेड दैट इट्स एडवांटेजेस, अगर हम यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के एडवांटेजेस देखें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जो 25% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा इन द रेगुलर आर्मी। तो आप यही नहीं कह सकते कि बाकी लोगों को यहाँ पर सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बेसिस पर यहाँ पर हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो कांट बी ओवरलुक्ड एंड डिसलॉज्ड ऑन एन एप्रीहेंशन दैट आफ्टर 4 years सच इंडिविजुअल्स में बी अनएम्प्लॉयड। तो ये यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हिस्ट्री कांट हॉन्ट प्रेजेंट नो बिगट्री इन हिंदुज़म। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई थी। पिटीशन ये गई थी कि एक कमीशन बनानी चाहिए और कमीशन का यहाँ पर काम होना चाहिए कि कमीशन यहाँ पर सजेस्ट करे उन प्लेसेस को रीनेम करने के लिए जो कि यहाँ पर जिनका नाम रखा गया है बारबरिक रूलर्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल गजनी, खिलजी, dismissing a petition which sought directions to the center to constitute a commission for restoring the original names of places renamed by barbaric foreign invaders. The Supreme Court on Monday said a country can't remain a prisoner of the past and the court should not be an instrument to create havoc. तो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि कंट्री जो इंडिया कंट्री है इसने यहाँ पर सबको ही एसिमुलेट किया है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर आप दरारें क्रिएट करने की कोशिश मत करो। तो कॉशंस अगेंस्ट कीपिंग इट ऑन बॉयल, कि कोई इशू यहाँ पर लेकर आया जाए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
A two-judge bench of Justices K.M. Joseph and B.V. Nagarthan told advocate Ashwini Upadhyay, जिन्होंने petition file की थी, that one can't revisit history selectively. और अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म में बिगेट्री का कोई भी स्पेस नहीं है, एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर बिगेट्री इन हिंदुज़म. बिगेट्री का मतलब होता है कट्टरवाद. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट और जो कोर्ट है ये एक सेकुलर फोरम है. हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ. बिकॉज ऑफ दैट इंडिया हैज़ असिमुलेटेड एवरीबडी. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू लिव टुगेदर. इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ सेकुलर कंट्री. तो कंट्री प्रिजनर ऑफ द पास्ट नहीं रह सकता कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ था, अब हमें ये करने की ज़रूरत है. नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है. इंडिया इज़ वेडेड टू द रूल ऑफ लॉ. इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है. आर्टिकल 14 है. आर्टिकल 14 स्टैंड्स आउट एज द ग्रैंड गारंटी ऑफ बोथ इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन द स्टेट एक्शन. To the point that succeeding generations become prisoners of the past. तो गोल्डन प्रिंसिपल जो फ्रेटर्निटी का है इसको एंश्राइन किया गया है इन द प्रियम्बल. द पिटिशनर सेड द बेनेवोलेंट नेचर ऑफ हिंदुज़म. तो बेसिकली यहाँ पर जो पिटिशनर थे अश्विनी उपाध्याय, उनका ये कहना है कि हिंदुज़म बहुत ज़्यादा बेनेवोलेंट है और जिसकी वजह से हिंदुज़म यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में. और हिंदूज़ अगर इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में 7 स्टेट्स में माइनॉरिटी बन चुके हैं, एंड हिंदूज़ हैड बीन रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी इन 7 स्टेट्स इन इंडिया. He contended that many places are named after foreign looters. For example, Delhi had places named after Ibrahim Lodi, Mahmud of Ghazni, Muhammad Ghori, etc. But none after the Pandavas, जिनकी कैपिटल यहाँ पर इंद्रप्रस्थ थी. ये इनका कहना है और यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. तो कैन यू विश अवे इन्वेजन्स फ्रॉम हिस्ट्री. तो जो इन्वेजन्स हुए हैं वो तो हुए हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन्वेजन्स की बेसिस पर आप जो आज का फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करो. वॉट आर यू ट्राइंग टू अचीव. डोंट वी हैव अदर प्रॉब्लम्स इन आर कंट्री. उपाध्याय सॉट परमिशन टू विड्रॉ हिज पिटिशन एंड अप्रोच द गवर्नमेंट. लेकिन कोर्ट ने ये भी करने से मना कर दिया. बट द कोर्ट सेड इट डिड नॉट वांट टू गिव हिम दैट रिलीफ ईदर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर. Australia's Deakin said to be फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप इंडिया कैंपस. तो ये हमने डिस्कस किया था कि गिफ्ट सिटी में इसको यहाँ पर सेटअप किया जाएगा. गिफ्ट सिटी में जो रूल्स लगेंगे यूजीसी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे और अभी तक तो यूजीसी के रूल्स फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस सेट करने के लिए इंडिया में. ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं. तो यहाँ पर जो रूल्स लगेंगे ये बेसिकली गिफ्ट सिटी के बेसिस पर जो IFSC रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये देखेगी. मल्टीपल गवर्नमेंट सिंस द 1990s हैव अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एंट्री इंडिया में अलाउ की जाए. आइडिया इज नाउ कमिंग टू फ्रूटिशन विद द एंट्री ऑफ DEACN विच विल स्टार्ट ऑपरेशंस नेक्स्ट ईयर. और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर हम इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें तो इसकी रैंकिंग यहाँ पर 266 है. ऑस्ट्रेलियाज DEACN University is set to become the first foreign university to enter India via an independent campus in Gujarat's Gift City. तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को सेटअप करेगी. According to sources, DEACN has applied to the International Financial Services Centers Authority, जो कि गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है, to set up the campus and is expected to start operations next year. फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच ऑफ फरवरी 2022 ये कहा था कि जो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन से इनको अलाउ किया जाएगा इन गिफ्ट सिटी कि ये यहाँ पर कोर्सेज ऑफर कर सकें इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. द UGC रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे टू द गिफ्ट सिटी. यहाँ पर सिर्फ IFSCA रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे. अकॉर्डिंग टू द IFSCA रेगुलेशंस फॉर द गिफ्ट सिटी जो भी कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये उसी स्टैंडर्ड के होने चाहिए जो कि पेरेंट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है. तो अकॉर्डिंग टू द IFSC रेगुलेशंस फॉर गिफ्ट सिटी द कोर्सेज और प्रोग्राम्स टू बी ऑफर्ड बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस इन गिफ्ट सिटी शैल बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द कोर्स और प्रोग्राम ऑफर्ड बाय देम बैक होम. तो पेरेंट यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट है शैडोज़ इन पंजाब. तो पंजाब में ये जो हमने इंसिडेंट देखा अमृतपाल का उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया है. तो ऑथर ने ये बताया है कि पुलिस इस इंसिडेंट को टैकल कर सकती थी लेकिन पुलिस टैकल नहीं कर पाती है. इसका रीज़न ये है कि पुलिस को अपने पॉलिटिकल बॉसेस से ऑर्डर लेने पड़ते हैं. और पॉलिटिकल बॉसेस किस तरीके से ऑर्डर देते हैं, तो पॉलिटिकल बॉसेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारा वोट बैंक ना ख़त्म हो जाए. तो वोट बैंक का ध्यान रखते हुए इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल बॉसेस है वो हमेशा यही ऑर्डर करते हैं कि आपको फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और फोर्स का इस्तेमाल पुलिस जिस वजह से नहीं करती है. The followers of Amritpal Singh, leader of वारिस पंजाब, दे stormed the police station at अजनाला. और उसके बाद ये लोग अपने एड को रिलीज़ करवा कर ले गए. इससे पहले भी एक सिनेरियो हुआ था हरियाणा में. फिर बताया गया कि कौमी इंसाफ मोर्चा प्रोटेस्टर्स, ये सब केसेस यहाँ पर बताए गए जो कि चंडीगढ़ में हुआ. देयर
these are ominous developments and show that all is not well with the police in these states or perhaps in the country as a whole. In Haryana, things have somewhat stabilized since then. Criminal gangs have sprung up in different districts and there are frequent reports of gang warfare. 70 organized gangs with over 500 members are said to be active in the state. यहाँ तक कि जो गैंगस्टर्स फॉरेन सॉइल पर है ये ऑर्डर दे रहे हैं इंडिया में किलिंग के, तो पीपल आर बीइंग टारगेटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गैंगस्टर ऑन फॉरेन किलिंग. फिर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग मैनेज की. तो ड्रग्स आर बीइंग स्मगल्ड इनटू द स्टेट इन अ बिग वे. 40% ऑफ पंजाबी यूथ ये ड्रग्स की चपेट में है. इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 years have fallen prey to drugs and 48% of farmers and laborers are addicts. Pakistan has been dropping weapons and drugs through drones on a large scale. तो हमें लगता है कि पंजाब में मिलिटेंसी खत्म हो गई है एंड पंजाब में मिलिटेंसी खत्म हो भी गई है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी तक यहाँ पर गिव अप नहीं किया है और पाकिस्तान जो भी टेररिस्ट बचे थे उनको लगातार शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट देयर इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान टू रिवाइव टेररिज्म इन द स्टेट. पाकिस्तान नेवर गिव अप. इट हैज ऑल अलोंग बीन शेल्टरिंग वॉट एवर टेररिस्ट यहाँ पर बच गए थे, उनको फीड कर रहा है, उनको फंड कर रहा है और हर यहाँ पर संभव प्रयास कर रहा है डिसकंटेंट को यूज करने के लिए. Khalistan posters and Bhindrewalas images are openly displayed on the streets of Punjab and Chandigarh on the anniversary of Operation Blue Star. उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखकर नज़रअंदाज कर देता है. तो ऑथर का ये कहना है कि आपको यहाँ पर नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है कि ये चीज़ सबसे बड़ी कब हो जाएगी. तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन टर्निंग नेल्सन्स आई टू दीज डेवलपमेंट्स. इट इज़ पॉलिटिकली कन्वीनियंट टू डू सो बट इन द लॉन्ग टर्म ये एटीट्यूड काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. बेसिकली अगर प्रॉब्लम है तो इसको यहाँ पर बर्ड में ही खत्म कर देना चाहिए. आपको यहाँ पर वेट नहीं करना इस प्रॉब्लम को बड़ा बनने का. तो यू फेस द प्रॉब्लम इन अ मैग्नीफाइड फॉर्म वन डे. क्या पुलिस केपेबल है जो यहाँ पर सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है पंजाब में इससे डील करने के लिए? तो सर्टेनली यस. यही पुलिस है जिसने मिलिटेंसी को खत्म किया था पंजाब में. तो सर्टेनली यस, it is this very police that went hammer and tongs against terrorists in Punjab and vanquished them. They had a clear political direction. तो बेसिकली इनको क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन देने की जरूरत है कि आपको यहाँ पर टेररिज्म को वाइप आउट करना है. दे हैड एक्सीलेंट पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने फ्रंट से लीड किया था. वॉट फंक्शनल ऑटोनॉमी दे हैड एंड वॉट डायरेक्टर्स वर गिवन टू देम इन डीलिंग विद सच एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इज एनीबडीज गेस. अब ऑथर का एक्सपीरियंस ये है कि पॉलिटिकल बॉसेस की जो एडवाइस होती है ऐसी सिचुएशन में वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपको इस सिचुएशन को टेक्टफुली हैंडल करना है और आपको फोर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक इरोड हो विच वुड एम्बेरस द गवर्नमेंट और इरोड इट्स वोट बैंक. नॉट दैट पुलिस ऑफिसर्स आर ऑब्लाइज्ड टू सीक द डायरेक्शंस. देयर पैरामाउंट ड्यूटी इज टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, बट देन दैट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे. तो प्रॉब्लम विल हैव टू बी निप्ड इन द बर्ड. तो ये प्रॉब्लम को यहाँ पर बर्ड में ही खत्म करने की ज़रूरत है. इवन इफ सम अनप्लीजेंट डिसीजंस हैव टू बी टेकन. तो हो सकता है आपको यहाँ पर फोर्स का भी यूज़ करना पड़े, तो आप यहाँ पर फोर्स का यूज़ करो, लेकिन इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ही ख़त्म करो, इसको यहाँ पर बड़ा मत बनने दो. नेक्स्ट है अरेस्टिंग मिस्टर सिसोदिया. यहाँ पर सीबीआई और ईडी के बारे में बताया गया है कि सीबीआई और ईडी हैव ऑलवेज हैड देयर स्ट्रिंग्स पुल्ड बाय हुएवर इज इन पावर. तो जो भी यहाँ पर पावर में होता है वो यहाँ पर सीबीआई और ईडी को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल सीबीआई को तो एक यहाँ पर लेबल भी मिल चुका है केज्ड पैरट का. फिर ये बताया गया है कि सीबीआई और ईडी के केसेस जो भी यहाँ पर हुए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स ही हैं. Of the 124 prominent politicians who had been under CBI probe since that year has been as 118 of them are from opposition. इसका मतलब ये है कि जो 95% है ये अगेंस्ट ऑपोजिशन है, अप फ्रॉम 60% ड्यूरिंग द यूपीए ईयर्स. तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ पर सीबीआई और ईडी का यूज़ नहीं करती थी. कांग्रेस भी यहाँ पर सीबीआई और ईडी का यूज़ करती थी अगेंस्ट ऑपोजिशन. बीजेपी भी करती है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही करती है, ये यहाँ पर ऑथर ने पॉइंट बताया है. वॉट इज ऑल्सो एविडेंट इज दैट द नॉइज अराउंड सीबीआई ईडी एक्शन हैज बिकम मच मोर नेस्टी एंड ब्रूटिश, partisan and political than before. नेक्स्ट है डेथ इन द वैली. तो बेसिकली एक कश्मीरी पंडित को की यहाँ पर टारगेटेड किलिंग कर दी गई बाय द मिलिटेंट्स. तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है. तो मोटिव यहाँ पर मिलिटेंट्स का क्लियर है कि जो कश्मीरी पंडित हैं इस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करना है और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को इंट्रेंच करना है. ऑथर ने यहाँ पर क्या सजेशन दिया है? तो ऑथर का यही सजेशन है कि आपको यहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराने की ज़रूरत है.
बेसिकली यहाँ पर लीडरशिप होनी चाहिए उन लोगों की जिनको कि लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी को लोगों ने तो इलेक्ट किया नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर टुडे इज इन नीड ऑफ अ हीलिंग टच एंड अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी कांट प्रोवाइड दिस। इफ द पीपल हैव टू प्ले अ रोल इन थ्वाटिंग टेररिस्ट डिजाइंस, दे शुड बी empowered through a political process and the emergence of a leadership that is elected by them. अ स्टडी स्ट्रीम, इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेटा पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का डेटा पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ट्विन डेफिसिट जरूर बताया गया है। तो अगर कभी वर्ड है ट्विन डेफिसिट, इस टर्म का क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई है एंड फिजिकल डेफिसिट भी हाई है। तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इस बजट में यहाँ पर फिजिकल कॉन्सोलिडेशन को लेकर मेजर्स लिए गए हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट्स इनकरेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट आपको इनकरेज करना है, आपको यहाँ पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। बेसिकली आपको वो सब करना है जिसकी वजह से डॉलर्स आपके कंट्री में आए। नेक्स्ट है इन केरला सॉफ्टर लाइंस, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मालाबार रिबेलियन की ज़रूर बात की गई है। तो मालाबार रिबेलियन से वेगन ट्रेजेडी एसोसिएटेड है, तो वेगन ट्रेजेडी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि जो मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप है ये इसको क्लास वॉर दिखाते हैं बिटवीन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, लेकिन जो यहाँ पर नॉन मार्क्सिस्ट है ये कहते हैं कि ये जो मालाबार रिबेलियन था ये हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट था, फुल ऑफ किलिंग्स एंड अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है रेगुलेटर लुक्स एट सिमिलर एग्जाम्स फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, परख क्या है, तो परख एक स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ईटीएस को यहाँ पर पिक किया गया है कि ईटीएस यहाँ पर कंसल्टेंट का काम करेगा और एनसीईआरटी को हेल्प करेगा परख को सेटअप करने के लिए। अब ईटीएस क्या है, तो ईटीएस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई हैं। 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ईटीएस एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, और ये यहाँ पर हेल्प करेगा एनसीईआरटी को परख को सेटअप करने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको यहाँ पर हर स्टेट बोर्ड में डिफरेंस मिल जाएगा। तो इन इंडिया डिफरेंसेस इन मेनी एरियाज, फंडिंग पॉलिसीज गवर्निंग द स्कूल एजुकेशन सेक्टर, करिकुलर स्टैंडर्ड्स, वे जिस तरीके से यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनके स्टूडेंट्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो कॉज द इम्बैलेंस लीडिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ सम स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स आउट परफॉर्मिंग अदर्स इन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर इसका काम ये है कि कंपैरेटिव मेजर्स एंड इक्विवेलेंस को स्टैब्लिश करना है अमंग स्कूल बोर्ड्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग देम। तो आपको यहाँ पर परख पता होना चाहिए, परख क्या है और इसको सेटअप करने में एनसीईआरटी की कौन हेल्प कर रहा है, तो उसको यहाँ पर ईटीएस हेल्प कर रहा है। तो परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। काम क्या है, तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री। अब इसका मतलब कि सेम क्वेश्चंस होंगे, तो बेसिकली यहाँ पर सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे लेकिन सेम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग टाइम पर होगा तो सेम क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इश्यूज इन सिसोदिया केस, बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एक्साइज पॉलिसी क्या थी, बाद में इसको वापस क्यों ले लिया गया, नंबर ऑफ ड्राई डेज कितने थे, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा था, 1+1 स्कीम थी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, वाई यूएस न्यूज़पेपर्स हैव ड्रॉप्ड कॉमिक स्ट्रिप डिलबर्ट। अब बेसिकली इस पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि ये पर्सन यहाँ पर रेसिस्ट था। तो जैसे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूएस में रेस की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। द क्रैश इन अनियन प्राइसेस, तो बेसिकली ये आपको चेक दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पर तुकाराम को दिए गए हैं 2 रुपये, ठीक है, उसने यहाँ पर अपना अनियन बेचा था और उसको मिले हैं 2 रुपये 500 कुंटल अनियन बेचने के बाद। तो ऐसा कैसे हो गया, अनियन की प्राइसेस इतना ज़्यादा क्रैश कैसे कर गए, उसका रीज़न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वाई हैव अनियन प्राइसेस क्रैश्ड, फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स इन द बल्क। तो खरीफ, लेट खरीफ एंड राबी, तो 3 तरीके की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। द हार्वेस्टेड क्रॉप इजंट मार्केटेड एट वन गो, और हार्वेस्टेड क्रॉप एक साथ मार्केट में नहीं निकाली जाती, बेसिकली यहाँ पर ट्रांचेस की फॉर्म में निकाला जाता है, क्योंकि अगर एक साथ ही सारी क्रॉप निकाल देंगे तो मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे। तो ट्रांचेस में इन क्रॉप्स को निकाला जाता है। द खरीफ अनियंस आर मार्केटेड राइट अप टू फेब्रवरी और लेट खरीफ मई जून तक।
खरीफ और लेट खरीफ अनियंस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, नहीं तो ये मॉइस्चर जो है ड्राई होने लगेगा। और अगर मॉइस्चर यहाँ पर कम होने लगेगा, इसका मतलब ये है कि अनियन की क्वालिटी यहाँ पर डिटोरेट होने लगेगी। तो मैक्सिमम यहाँ पर 4 महीने आपके पास इस अनियन को रखने के लिए। दिस इज अनलाइक द रबी अनियंस जिनको कि यहाँ पर 6 महीने तक रखा जा सकता है। इट इज़ द रबी क्रॉप दैट फीड्स द मार्केट थ्रू द समर एंड मानसून मंथ्स। ये जो करंट प्राइस कोलैप्स हुआ है ये किस वजह से हुआ है? तो बेसिकली अगर हम फरवरी में देखें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कि हीट वेव की भी न्यूज़ आ रही थी कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो अनियंस कंटेनिंग हाई मॉइस्चर आर प्रोन टू क्वालिटी डिटोरेशन फ्रॉम हीट शॉक, और जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को अपनी खरीफ क्रॉप के साथ साथ लेट खरीफ क्रॉप को भी मार्केट में निकालना पड़ा, क्योंकि इसको अगर ये इससे ज़्यादा स्टोर करते तो जो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट है ये कम होने लगता। मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी यहाँ पर डिटोरेट होने लगती। तो खरीफ और लेट खरीफ क्रॉप दोनों ही मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस क्रैश हो गए। तो नॉर्मली फार्मर्स वुड नाउ have been selling only the kharif crop, but the extreme heat this time has forced them to offload even the late kharif onions, which can no longer be stored since both kharif and late kharif onions are arriving at the same time। तो prices यहाँ पर fall हो चुके हैं। और क्या रीज़न है कि अनियन की प्रोडक्शन ही क्यों ज़्यादा हुई? तो वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी गुड मानसून रेन्स की वजह से has induced farmers in MP, Rajasthan, Karnataka and Gujarat to plant onions over a large area. The influx of the bulb, तो basically onion bulb की बात की जा रही है, from all these states together with the forced offloading of the late खरीफ crop, जिसकी वजह से प्राइस कोलैप्स हो गया। क्या गवर्नमेंट यहाँ पर हेल्प कर सकती है? ऑफकोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट को एक फ्लोर प्राइस फिक्स कर देना चाहिए कि 1 क्विंटल का 1000 रुपये होना चाहिए और इससे कम में परचेज कहीं पर भी ना हो। फर्दर इट शुड डायरेक्ट द नेफेड कि नेफेड यहाँ पर प्रोकरमेंट स्टार्ट करे। अगर बेसिकली इस रेट में कोई नहीं खरीद रहा है तो नेफेड यहाँ पर प्रोकर करे। तो नेफेड को डायरेक्ट करने की जरूरत है। नेफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर गुड क्वालिटी एंड ड्राइड स्टॉक टू अवेल ऑफ बेटर रेट्स एट दी सेंटर्स। पेमेंट उनको ऑनलाइन दे दिया जाएगा। तो नेफेड ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि नेफेड अपने यहाँ पर प्रोकरमेंट सेंटर्स को खोल रही है और सो दैट यहाँ पर फार्मर्स अपने अनियंस को यहाँ पर सेल कर सकें। How effective will these measures be? तो एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट नथिंग मच कैन बी डन, क्योंकि यहाँ पर लेट खरीफ अनियंस को भी अभी ही निकाला जा रहा है, क्योंकि आप इनको लंबे समय तक स्टोर अब नहीं कर सकते हो। हीट वेव्स आ रही है, हीट वेव्स की वजह से इनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो बेसिकली इनकी क्वालिटी यहाँ पर डिटोरेट हो जाएगी। तो एनी इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द राबी क्रॉप विच ऑल्सो अकाउंट्स फॉर रफली 70% ऑफ द कंट्रीज टोटल एनुअल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड एरिक गार्सेटी, बाइडेंस पिक फॉर एम्बेसडर टू इंडिया। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली ये है कि यूएसए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहा है एम्बेसडर्स की पोस्ट को लेकर। तो यूएसए क्यों पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहा है? तो इसमें ये रीज़न बताया गया है कि यूएसए इसीलिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहा है क्योंकि इंडिया यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, और जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर यूएसए के लिए वाइटल होते हैं वहाँ पर यूएसए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही करता है एम्बेसडर की पोस्ट पर। तो ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ एम्बेसडर टू इंडिया हैज़ बीन बाई पार्टिसन एंड सिग्नल्स दैट द व्हाइट हाउस कॉल्स द शॉट्स इन एम्बेसडोरियल अपॉइंटमेंट्स इन कंट्रीज वेयर द यूएस हैज़ वाइटल स्टेक्स। तो इंडिया वैसे भी यूएस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइना को कंटेन करने के लिए, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कोविड स्प्रेड वाया लैब लीक इन चाइना क्लेम्स यूएस रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर यूएस की रिपोर्ट ने ये कहा है कि ये जो कोविड स्प्रेड हुआ था ये चाइना में लेबोरेटरी में लीक हो गया था, जिसकी वजह से कोविड यहाँ पर स्प्रेड हुआ। चाइना ने ऑफकोर्स उसको डिसमिस किया है। तो चाइना accused the United States of politicizing the coronavirus pandemic again on Monday in response to reports that the Energy Department had concluded that an accident laboratory leak had likely triggered the spread of COVID worldwide। फिर नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में इसको हम डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट है यूके यूरोपियन यूनियन सेटल पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड फ्यूड ओवर नदर्न आयरलैंड। अब ये न्यूज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो मेंस के सिलेबस में एक टॉपिक है कि ग्लोबल ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्रुपिंग्स, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या तो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। तो ये जो यहाँ पर ट्रेड है यूके और यूरोपियन यूनियन का, इसमें ना ही इंडिया इन्वॉल्व है और ना ही ये इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो यूके यूरोपियन यूनियन सेटल पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड फ्यूड ओवर नदर्न आयरलैंड। अब हम चलते हैं आगे। इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ्स रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनेट शटडाउन्स के ऑर्डर होते हैं ये कौन देता है और ये कौन से रूल्स के द्वारा गवर्न होते हैं। तो करंटली इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स आर गवर्नड अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 rules framed by the Department of Telecom say temporary suspensions can be due to public emergency or public safety। तो इंटरनेट को सस्पेंड किया जा सकता है पब्लिक इमरजेंसीज का रीज़न हो सकता है, पब्लिक सेफ्टीज़ का रीज़न हो सकता है। और ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स द पावर टू कॉल फॉर शटडाउन्स। नेक्स्ट है टेलीकॉम वांट OTTs टू पे यूसेज चार्ज कॉल्स फॉर अ नॉर्म। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ये कहना है कि एक यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए सो दैट ये जो टेलीकॉम्स हैं ये एक यूसेज फ़ी चार्ज कर सकें फ्रॉम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यूज़ तो यहाँ पर टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो रहा है। तो टेलीकॉम्स का ये कहना है कि जब हमारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम यहाँ पर यूसेज फ़ी चार्ज कर सकें। The telecom operators have called for a legal framework that will enable them to charge a usage fee from over-the-top platforms like WhatsApp for using telcos infrastructure to offer their services। तो न्यूज़ सिर्फ यही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये चाहते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए सो दैट ये यहाँ पर चार्ज कर सकें यूसेज फी फ्रॉम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए। फिर यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी की बात की गई है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के तहत जो यहाँ पर टेलको या ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सेम कंडीशंस में इसको यहाँ पर सारी ही वेबसाइट्स को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेम स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट अ टेलको और एन ISP हैज़ टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल वेबसाइट्स, कंटेंट एंड एप्लीकेशंस एट द सेम स्पीड अंडर द सेम कंडीशंस विदाउट ब्लॉकिंग और गिविंग प्रेफरेंस टू एनी कंटेंट। तो बेसिकली किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो सेम कंडीशन में सेम स्पीड और इस तरीके से यहाँ पर अलाउ करना है। ये है नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। 2016 में ट्राई अनाउंस दैट कि डिफरेंशियल प्राइसिंग इंडिया में बैन की जाएगी। However, over half a decade later, with telcos reiterating that services like WhatsApp and Google Meet, जो कि अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं वाया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनको यहाँ पर फी प्रोवाइड करनी चाहिए। कंसर्न्स अराउंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द हार्ड फॉट विन नेट न्यूट्रलिटी हैव रीइमर्ज्ड। अब टेलकोस का बेसिकली ये कहना है कि हमारे पास यूसेज फी आएगी तभी तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएंगे। तो टेलकोस से दैट द प्रपोज्ड यूसेज चार्ज इज टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट है EPFO। तो EPFO का सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था ये भी हमने डिस्कस किया था और EPFO के बेसिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। द सुप्रीम कोर्ट इन अ रूलिंग ऑन November 4 अपहिल्ड द अमेंडमेंट्स जो कि 2014 में किए गए थे, इम्प्लाइंग अनदर चांस फॉर एम्प्लॉयज हु वर एग्जिस्टिंग EPS मेंबर्स एज ऑन September 1, 2014 कि ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 8.33% ऑफ देयर एक्चुअल सैलरीज। बेसिकली इनका ये कहना था कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से ये यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो इनको यहाँ पर ज़्यादा समय दिया गया है। बेसिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एट प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी टू द EPF। इसमें जो एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है ये EPF में जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन होता है ये स्प्लिट होकर जाता है। 3.67% ये EPF में जाता है और 8.33% ये EPS में जाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 1.16% फॉर एन एम्प्लॉयज़ पेंशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता है पेंशन स्कीम में क्योंकि एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन EPF में जाता है और जो एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन इसमें 3.67% EPF में जाता है और 8.33% EPS में जाता है। तो ये यहाँ पर रूलिंग थी और अब इनको यहाँ पर विंडो दी गई है कि ये हायर पेंशनेबल सैलरी बेसिकली यहाँ पर जो लिमिट नहीं है उसमें ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पर और टाइम दिया गया है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप मार्च के लिए बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ एंड अगर आप आज पे करोगे तो उसको मार्च के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। तो आप अपने टेलीग्राम अकाउंट के लिए एक यूज़र नेम रख सकते हो। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबॉडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड email ID।
सेकेंड प्रोग्राम है रिविजन सीरीज, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। एंड जो भी लेक्चर्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आपको ये भी अवेल करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हो पर्टिकुलर मेल आईडी पर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने बेसिकली किया है रीड। तो अग्निपथ स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया है बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि पॉलिसी डोमेन में हम यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। हिस्ट्री कांट हॉन्ट प्रेजेंट नो बिगेटरी इन हिंदुज्म। और यहाँ पर बेंच ने ये कहा कि कंट्री ने सबको ही असिमुलेट किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाज डियाकिन सेट टू बी फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप इंडिया कैंपस। तो गिफ्ट सिटी में इसको सेटअप किया जाएगा और यहाँ पर जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे ये होंगे IFSCA के। बाकी आपको यहाँ पर QS रैंकिंग्स भी पता चल गई कि QS रैंकिंग्स किससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट शैडोज़ इन पंजाब। तो ये जो पंजाब में 1990s के अराउंड जो मिलिटेंसी थी और उसको ख़त्म किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि पंजाब पुलिस यहाँ पर केपेबल है, लेकिन जो पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर होते हैं तो पॉलिटिकल बॉसेस इस तरीके से ऑर्डर देते हैं कि हमारा वोट बैंक कहीं रोड ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की ऑटोनॉमी है ये अंडरमाइन होती है। डेथ इन द वैली। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में सच में नॉर्मलसी है, ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। और क्या करने की ज़रूरत है, तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि जल्द से जल्द आपको इलेक्शंस कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मालाबार रेबेलियन। ये आपको पता होना चाहिए, अगर PDF बाय करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, वरना आपको खुद से पढ़ना है। मालाबार रेबेलियन एंड वेगन ट्रेजेडी। फिर हमने यहाँ पर परख के बारे में डिस्कस किया, और परख को सेटअप करने के लिए NCERT की हेल्प करने वाला है ETS। तो ETS आपको पता होनी चाहिए परख क्या है। तो परख यहाँ पर फंक्शन करेगी एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्रैश इन अनियन प्राइजेस। तो अनियन प्राइजेस में क्यों क्रैश हो गए, बेसिकली यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि मार्केट में खरीफ एंड लेट खरीफ दोनों की ही सप्लाई आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो गई और प्राइजेस यहाँ पर क्रैश हो गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि USA ने ये कहा है कि लेबोरेटरी में लीक हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर कोविड आया। ये डील यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं थी। और इंडिया बेसिकली टॉप कर रहा है लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ्स। तो ये ऑर्डर कौन देता है, कौन से रूल्स के द्वारा गवर्न होता है। EPFO के बारे में हमने डिस्कस किया एंड नेट न्यूट्रलिटी के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।